हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज हमारे प्लेटफॉर्म घटना चक्र पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सेशन। आप सभी लोगों के लिए एक शानदार उपहार लेके आया है घटना चक्र, जिसके माध्यम से जो आपकी किताबें होती हैं पॉइंटर की, जो आप लोग पर मंथ खरीदते हैं, मासिक पत्रिका जो आपकी आती है द पॉइंटर, उस पॉइंटर से संबंधित हर वो क्वेश्चन आपके सामने हम ऑनलाइन लाने वाले हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, यानी जो किताब आप महीने के लास्ट में खरीदते हैं वो सारी किताबों का निचोड़ आपको आपके ऑनलाइन क्लास में घटना चक्र के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे दोस्त, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहली बात कि द पॉइंटर के सेशन को पूरा पाने के लिए आप सभी लोग जल्दी से घटना चक्र ऐप को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से मिलती रहें। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो घटना चक्र का ये सबसे बड़ा जो उपहार आप लोगों के लिए शुरुआत होने जा रहा है, इसका फ़ायदा आप सबको मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास कीजिएगा। और इस वजह से सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा डियर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज हमारा द पॉइंटर का पहला सेशन। आप सभी लोगों से हम ये कमेंट में आपका आंसर चाहते हैं कि आप सभी लोगों को घटना चक्र की ये पहल कैसी लगी। आप लोगों को इस पर जो रिस्पॉन्स है वो जरूर कमेंट में दिखना चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं डियर हमारा आज का सेशन, जो आज का आपका पहला सेशन है। और डेली आपकी जो पॉइंटर से जो भी संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डियर आज का हमारा सेशन, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण जो वन लाइनर सेशन क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे। सो लेट अस स्टार्ट डियर। पहला पॉइंट आपके सामने है लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है। सारी चीजों को वन लाइनर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर इस सेशन में, याद रखिएगा। और एक बार सारे दोस्तों को इनवाइट कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं, क्योंकि घटना चक्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डियर जो आपको हर तैयारी के लिए मजबूत करता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका सॉल्यूशन घटना चक्र न देता हो। और अब आपको उन सारी तैयारियों का सॉल्यूशन मिलेगा घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। चलिए, तो पहला है आपका लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है। सारी डिटेल के साथ सारे पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा डियर। आपका जो लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास है डियर, ये आपका हुआ है 22 से 31 मार्च के बीच में। 22 से 31 मार्च 2022 के बीच में इसका आयोजन भारत और सेशल्स के बीच में किया गया है। किसके बीच में? भारत और सेशल्स के बीच में इसका आयोजन किया गया है। लामितीय आपका जो युद्धाभ्यास है 2022 का, आपके समझ लीजिएगा कि युद्धाभ्यास से आपके एग्जाम में डियर एक क्वेश्चन 100% बनता है। वो चाहे आपका लामितीय युद्धाभ्यास हो, या फिर खंजर युद्धाभ्यास हो, या फिर मालाबार युद्धाभ्यास हो, या फिर जापान के साथ होने वाला धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, जापाड युद्धाभ्यास, या फिर जाइमेक्स युद्धाभ्यास हो, हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन युद्धाभ्यास से जरूर आता है। तो ये आपका जो लामितीय 2022 है, ये भारत और सेशल्स के बीच में 22 से 31 मार्च 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन स्थल है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है सेशल्स में, इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर डियर? भारत में इसका आयोजन नहीं किया गया है, बल्कि सेशल्स में इसका आयोजन किया गया है। अगला इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है कि इस द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो प्रथम अभ्यास है ये कब हुआ था। यानी जो लामितीय युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत सबसे पहली बार कब की गई थी। यानी भारत और सेशल्स के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास कब से शुरू किया गया था डियर? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। यानी हमें यहाँ पर कितने पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले कि इस युद्धाभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 से 31 मार्च 2022 किसके बीच में हुआ है? तो भारत और सेशल्स के बीच में। कहां पर आयोजित किया गया डियर? तो सेशल्स में आयोजित किया गया है। और इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो इसका पहला संस्करण का आयोजन हुआ था 2001 में। इतने पॉइंट याद रखिएगा लामितीय युद्धाभ्यास से डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लामितीय युद्धाभ्यास। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट पर। अगला हमारा जो पॉइंट है डियर वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी
इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो आपका है, अभी हाल ही में आपका हैप्पीनेस डे भी मनाया गया है और एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी हुई है डियर। दोनों चीज़ों को साथ में एक सापेक्ष में रखकर हम लोग देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन से, इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर? तो 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल आपका हैप्पीनेस डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। उसके अलावा दूसरा पॉइंट बनता है कि जो आपका विश्व प्रसन्नता सूचकांक, जिसमें सबसे जो खुश देश हैं दुनिया के, उनकी सूची जारी होती है और इस सूची में भारत की रैंकिंग क्या है या फिर पहले स्थान पर कौन है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर किसी भी इंडेक्स में, किसी भी रैंकिंग में ध्यान रखना जरूरी है। यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है डियर? तो उसका नाम है फिनलैंड। कहाँ पर है? यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड। और यही इस फिनलैंड को कई सालों से इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर काबिज है, याद रखिएगा, क्योंकि बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और वही फिनलैंड फिर से नंबर 1 पर बना हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, यानी भारत को इस सूचकांक में कितनी रैंकिंग प्राप्त हुई है, कितना खुश है भारत हमारा। तो वो कितना खुश है आप सब लोग जानते हैं। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 136, 136वीं रैंकिंग है भारत की। जबकि हमें पता है, हमें याद है डियर कि इसके पहले जो रैंकिंग भारत की थी 2021 में, वो कितना था? 139, 139वीं रैंकिंग थी, यानी 3 स्थान की बढ़ोतरी हुई है। भारत की रैंकिंग में आ चुका है 136 पर। इतने पॉइंट हमें याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक और दिवस से, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है? तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है डियर? 20 मार्च को। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो फिनलैंड को मिला है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 136 है, जो पहले कितनी थी 2021 में? तो 139, 139 रैंकिंग थी 2021 में, याद रखिएगा इतने पॉइंट इस 20 मार्च के दिवस से, ठीक है। अगला हमारा 1 पॉइंटर सेशन में है डियर, हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? सबसे पहले पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपका जो पॉइंट है वो है हीरो इंडिया सुपर लीग। हीरो इंडिया सुपर लीग, इसी को क्या बोलते हैं डियर? इसी को बोलते हैं आपका ISL। क्या बोलते हैं? ISL इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? कई सारे पॉइंट संबंधित है, कब से कब तक किया गया है, विजेता कौन है, हराया किसको है, और आयोजन कहां पर हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को समझिएगा। हीरो इंडिया सुपर लीग 2021-22, इसका जो संस्करण है, ये कौन सा संस्करण है डियर? तो ये इसका 8वां संस्करण है। कौन सा? ये इसका 8वां संस्करण है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरा है, इस संस्करण में, 8वें संस्करण में विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है हैदराबाद FC। कौन बना है? हैदराबाद FC इसका विजेता बना है। अगर हैदराबाद विजेता बना है तो किसी न किसी को पराजित तो जरूर किया होगा ना। तो वो पराजित होने वाला है कौन आखिर? तो उप विजेता कौन बना है? तो केरला ब्लास्टर्स FC जो है, इसका उप विजेता बना है। इतने पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसका आयोजन 19 नवंबर 2021 से 20 मार्च 2022 तक किया गया है। यानी ये 2021 से शुरू हुआ है, 2022 तक चला है। 19 नवंबर से 22 यहाँ पर 20 मार्च तक दिया है। और इसका 8वां संस्करण है। हैदराबाद FC इसमें विजेता बना है और केरला ब्लास्टर्स FC जो है, इसमें उप विजेता बना है। ये आपके एग्जाम में आने वाले जो श्योरिटी 100% क्वेश्चन, 100% की होती है, वो सारे क्वेश्चन हैं। यानी ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके जरूर छपेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन और इससे संबंधित डियर जो पॉइंट बनते हैं, और अलग से क्या पॉइंट हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा उनको हम देखते हैं। और पॉइंट क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, इस प्रतियोगिता का गोल्डन बूट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? गोल्डन बूट अवार्ड, ये आपका डियर अवार्ड है। गोल्डन बूट अवार्ड किसे प्रदान किया गया इस प्रतियोगिता का? तो उनका नाम है बार्थोलोमेव ओग्बेचे।
क्या नाम है, बार्थोलोमेओ ओग्बेचे इनका नाम है, जिन्होंने इस पूरे लीग में 18 गोल किए थे। कितने? टोटल 18 गोल किए हैं इन्होंने इस पूरे लीग में, और इसीलिए इनको दिया गया है इस प्रतियोगिता का गोल्डन बूट अवार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है किसी भी फुटबॉल अगर कप की बात की जाए डियर, तो सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है, यही आपका एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, तो गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो दिया गया है 18 गोल करने वाले खिलाड़ी बार्थोलोमेओ ओग्बेचे को। ठीक है, दूसरा है इस प्रतियोगिता का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये आपका गोल्डन बूट अवार्ड है, और ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन सा डियर? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये किसे दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड? तो ये दिया गया है प्रभु शुभन गिल को। किसको दिया गया डियर? प्रभु शुभन गिल को दिया गया है। और कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं प्रभु शुभन गिल? तो ये हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी के। कौन सी टीम के? केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाड़ी हैं यहाँ पर प्रभु शुभन गिल, और इन्हीं को दिया गया है कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और तीसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो आईसीएल का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, यानी उस वर्ष में जिस वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है उस वर्ष में उभर कर आने वाला वो सितारा कौन सा है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, तो उसका नाम क्या है? द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है डियर, ये दिया गया है नवोटेम सिंह को। किसको दिया गया है? नवोटेम सिंह को दिया गया है। और कौन से टीम के मेंबर हैं? तो बेंगलुरु एफसी के मेंबर हैं, याद रखिएगा। नवोटेम किसके मेंबर हैं? बेंगलुरु एफसी के। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो याद रखना है, इस संस्करण का 8वां संस्करण था, ये कौन जीता है? तो हैदराबाद एफसी जीता है, पराजित किया है किसको? केरला ब्लास्टर्स को पराजित किया है। गोल्डन बूट का अवार्ड बार्थोलोमेओ ओग्बेचे को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया है प्रभु शुभन को, केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाड़ी हैं। और आईसीएल का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो नवोटेम सिंह को दिया गया है, जो किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो उनका नाम है, उस टीम का नाम है बेंगलुरु एफसी। आइए बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आपके सामने आ चुका है, पंजाब से संबंधित है। कहां से? पंजाब के चुनाव से संबंधित है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ठीक है, सारे पॉइंट डियर याद रखिएगा, जितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर, आप सभी लोग जानते होंगे घटना चक्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डियर जहां पर किसी भी पॉइंट को, एग्जाम में आने वाले पॉइंट को चलनी की तरह छान करके क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में गलतियां 100% संभावना उसकी खत्म हो जाए, किसी भी प्रकार की गलती होने की। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन कई सारे विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है डियर, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। याद रखिएगा, जितने भी दोस्त हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए प्लीज आप सभी लोग घटना चक्र के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां पर सारी चीजें आपको, जो भी फैसिलिटी, जो भी आपके अनाउंसमेंट होगी, वो सारी चीजें मिल जाएंगी आसानी से। उसके अलावा आप घटना चक्र का जो प्लेटफॉर्म जहां पर आपका ये यूट्यूब वीडियो चल रहा है, उस यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, तो वो इन सारी क्लासेस से वंचित हो सकते हैं। उसके अलावा अगर अब आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए चलते हैं पंजाब, यानी हमारे बॉर्डर पर देश के। आखिर देश के बॉर्डर पर हो क्या रहा है? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी पंजाब में एक राजनीति ने करवट ली है, और वो करवट क्या है आइए देखते हैं। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो सबसे पहले शपथ ली गई है 16 मार्च को 2022 को। 16 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण समारोह था, और ये किसने लिया है? भगवंत मान ने। किसने डियर? भगवंत मान ने शपथ लिया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं। अब कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भगवंत मान कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? तो आप पार्टी से संबंधित हैं, यानी आम आदमी पार्टी। किससे डियर? आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं भगवंत मान। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी इसके पहले मुख्यमंत्री कोई ना कोई तो पंजाब का रहा होगा डियर,
उसी का स्थान इन्होंने लिया है भगवंत मान ने। आखिर इसके पहले मुख्यमंत्री था कौन? तो इसके पहले जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। ये थे चरणजीत सिंह चन्नी जी इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जिसका स्थान लिया है भगवंत मान ने। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा बनता है किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। किससे डियर? आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं भगवंत मान। और नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में राज्य की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? तो यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है, सिर्फ 92 याद नहीं रखना है डियर। यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि आखिर पंजाब में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं डियर? तो 117। टोटल पंजाब में विधानसभा सीटें कितनी है डियर? तो 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, जिसमें से 100 यहाँ पर आपके 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत करके तहलका मचा दिया है। पंजाब की राजनीति में एक नया उलटफेर हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार केवल अभी तक एक यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली में थी, हमारे देश की राजधानी में थी, आज उसने भारत के एक महत्वपूर्ण स्टेट पर कब्जा कर लिया है, जिसका नाम है पंजाब। यानी पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर है। आइए देखते हैं, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, शपथ लिया है 16 मार्च 2022 को, आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं और चरणजीत सिंह चन्नी का इन्होंने स्थान लिया है। पंजाब की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है पंजाब की कैपिटल डियर, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंजाब। टोटल 117 सीटों में से विधानसभा की 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है महात्मा गांधी से संबंधित। किससे डियर? महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, और यह राष्ट्रपिता कहा किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था डियर? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? जो नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। आखिर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कौन से देश में किया गया है डियर? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये कहां पर किया गया है? 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च यानी 16 मार्च वही दिन था जिस दिन पंजाब में भगवंत मान ने शपथ लिया था। और इसी दिन मेडागास्कर में, कहाँ पर डियर? एक अफ्रीकन कंट्रीज है मेडागास्कर। आप लोग अफ्रीका का कभी मैप देखिएगा, अफ्रीका के मैप के बिल्कुल बगल में थोड़ा सा बना हुआ है एक मेडागास्कर देश है, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जब आप लोग देखेंगे तो इस कॉन्टिनेंट के यहाँ बगल में एक बशा यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है मेडागास्कर। और इसी मेडागास्कर के द्वारा महात्मा गांधी जी के नाम से ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन अपने देश में किया गया है 16 मार्च 2022 को। इसका जो उद्घाटन है संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नैना एंड्रियो टिंटो हैना के द्वारा, जो एंतनानारियो की मेयर हैं, और अभय कुमार जो मेडागास्कर में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। यानी इन दोनों लोगों के द्वारा जो है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। और आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कहाँ हो जाएगा कि मेडागास्कर में 16 मार्च 2022 को। अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें डियर, तो महात्मा गांधी क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हमारे देश में, इनके बारे में जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ लें उतना कम है, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे, इनके बारे में थोड़ा फोकस कर लेते हैं यहीं पर। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का जो जन्मदिवस है तो वो तो सारे लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसी दिन आपका अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जो इनका हथियार था सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के जन्मदिवस के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। और इसी दिन हमारे देश में स्वच्छता दिवस का भी आयोजन किया जाता है। यानी यह 2 अक्टूबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। और इसी 2 अक्टूबर के दिन 1959 में भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर में डियर पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर के दिन ही। महात्मा गांधी की अगर बात करें, जब भारत में ये 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे, तो भारत वापस आने के बाद इनके द्वारा
जो महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए थे, जिनमें आपका सबसे पहला जो पड़ता है वो है चंपारण आंदोलन डियर। कौन सा? चंपारण, 1917 में। चंपारण आंदोलन के बाद दूसरा जो आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। और ये खेड़ा आंदोलन भी हुआ था 1918। उसके अलावा आपका तीसरा जो है अहमदाबाद मील आंदोलन। कौन सा डियर? अहमदाबाद मील आंदोलन। तो ये भी हुआ था 1918 में। उसके अलावा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसके बाद हुआ था यहाँ पर असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 1920 के बाद ये आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा डियर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। 1930 के बाद एक आंदोलन हुआ था यहाँ पर आपका 1942 में डियर, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो हुआ था 1942 में, 1942 में। ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी, 1948 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा पॉइंट है डियर, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है डियर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के मद्देनजर महिलाओं के लिए किस विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया गया है? अभी हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2022 के मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के लिए कौन से किस विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन की शुरुआत की गई है? उसका नाम क्या है उस अभियान का डियर? तो उसका नाम है समर्थ। क्या नाम है? उस प्रोत्साहन जो अभियान है उसका नाम है, एक मिशन शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, उसका नाम है समर्थ। उसके अलावा इसका जो शुभारंभ है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है MSME के द्वारा। किसके द्वारा डियर? MSME के द्वारा, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है कि महिला जो आयोग है, जो महिला आयोग बनाया गया है, उसकी इस समय अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट में सभी लोग आंसर बताइएगा, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है डियर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसका जो इस आयोजन का जो शुभारंभ किया गया था, ये शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और इसमें नए भारत की नारी विषय पर, यानी इसका जो थीम रखा गया था, इसका जो सब्जेक्ट रखा गया था वो क्या है? नए भारत की नारी। हम महिलाओं को आज के समय में अगर देखते हैं डियर, तो आज गर्व होता है, क्योंकि आज हमारे समाज में महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की छूट दी जा रही है। और इसका नतीजा है, आप किसी भी क्षेत्र में आप पहुंच जाइए, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने झंडे गाड़ कर रखे हैं। वो चाहे अमेरिका की राजनीति में हो, वो चाहे न्यूजीलैंड में कैबिनेट मिनिस्टर हो, या फिर ब्रिटेन में उनके कैबिनेट में हो, या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला हो, या फिर खेल के क्षेत्र में PV सिंधु और कई सारी खिलाड़ी हों जिन्होंने ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत का नाम ऊंचा किया है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को, अपने दमखम को साबित किया है इतनी चुनौतियों के बीच में, और इसके लिए उनको एक सैल्यूट तो बनता ही है डियर। और ये आपका नए भारत की नारी विषय पर प्रतिष्ठित का जो सप्ताह समारोह का आयोजन जो किया गया था, ये कब तक किया गया था? तो 7 से 13 मार्च 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये किसके तहत किया गया था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव डियर। और कौन सा अमृत महोत्सव? तो ये याद रखिएगा, 75वां अमृत महोत्सव। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। और इसी के आयोजन के तहत इस समर्थ नाम के अभियान को लॉन्च किया गया है महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे देश में सबसे जो महिलाओं की स्थिति सबसे गड़बड़ है, उनकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो वो है राजस्थान में। वहाँ की सरकार के द्वारा
उद्यम के लिए उनके बढ़ाने, उनको थोड़ा सा डेवलप करने के लिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही एक वो माध्यम है डियर। अगर महिलाओं ने कंधा से कंधा मिलाकर चलना सीख लिया तो देश का 100% पॉपुलेशन हमारे देश के प्रोग्रेस में काम कर सकेगा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन को तो अभी तक हमने छुपा कर रखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन के सारे पॉइंट हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इस हेतु भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय संबद्ध है? तो जब ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा करवाया गया है तो मंत्रालय भी कौन सा होगा डियर? ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आधिकारिक हैशटैग है वो हैशटैग क्या है? हैशटैग नए भारत की नारी। क्या है? हैशटैग नए भारत की नारी जो है इसका आधिकारिक टैगलाइन है, इसका आधिकारिक हैशटैग है इस बार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस अर्थशास्त्री को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सलाहकार बोर्ड के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है डियर, और ये किया कब गया है? तो मार्च 2022 में किया गया है। आखिर वो महिला कौन है? जैसे अभी हमने महिलाओं का नाम लिया था कि भारत की ये महिलाएं दुनिया के हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं, और आखिर वो महिलाएं हैं कौन डियर? वो महिलाएं कौन हैं? तो उनका नाम है जयति घोष। क्या नाम है डियर? जयति घोष उनका नाम है, जिन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में उनको नियुक्ति दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था जापान में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में डियर 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया गया था, आप सभी को याद होगा। वो त्रासदी दुनिया कभी भूल नहीं सकती है, जब 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर, दोनों जगहों पर फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, उसके बाद विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए एक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डियर, UNO। इसकी स्थापना हुई 1945 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क को अमेरिका की दूसरी कैपिटल कहा जाता है। तो पहली कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन DC है, जहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। उसके अलावा इसमें टोटल मेंबर कितने हैं डियर? तो 193 मेंबर है, 193 मेंबर हैं। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको पता होगा डियर, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, हाल ही में चाइना ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए कौन सा लेजर हथियार विकसित किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे पड़ोसी देश के द्वारा। नाम क्या है? चाइना। चाइना के द्वारा ही ये आपका जो हथियार विकसित किया गया है डियर, ये हथियार का नाम क्या है और इसका काम क्या है? तो इसका काम है अंतरिक्ष में उपग्रह जो खराब हो चुके हैं, जो उपग्रह जिनका कोई यूज नहीं बचा है अंतरिक्ष में डियर, उनको नष्ट करने के लिए इसका जो है आविष्कार किया गया है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रिलेटिविस्टिक काइलस्टोन एम्पलीफायर। क्या नाम है? रिलेटिविस्टिक काइलस्टोन एम्पलीफायर इसका नाम है, जो उपग्रहों को नष्ट करने का काम करता है। और ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो चाइना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, अगला है, कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छाप लीजिएगा, क्योंकि अभी होने वाले हैं एग्जाम। लेखपाल के, वीडियो के, राजस्थान पटवारी के, इन सारे एग्जाम में ग्राम विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। और ये क्वेश्चन आपके ग्राम विकास में जरूर बन सकता है, यहां तक ये हम कहेंगे 100% आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा राज्य है डियर? ये वही राज्य है जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, यानी कौन सा? केरल जो है बना है भारत का कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला पहला राज्य। और वर्तमान में केरल का जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। हमेशा इनके लेक्चर आप लोग देखते होंगे, क्या शानदार वक्ता हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल जो है
यहीं के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी लिख लीजिएगा डियर। यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा केरल। केरल भारत में प्रसिद्ध क्यों है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है डियर। कौन सी वजह से? तो मसालों के उत्पादन के कारण। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। मसाला बॉन्ड अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा केरल ने जारी किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो केरल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था डियर हैप्पीनेस में। तो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की थीम क्या है? एक्चुअली वो इंडेक्स था वहां पर, लेकिन फिर भी दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। इसको वहां पर भी ले जा करके नोट आप लोग कर सकते हैं, ताकि दोनों आपकी एक साथ रहें और आसानी से आप उसको कवर कर सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस अभी हमने डिस्कस किया 20 मार्च को, और इसका थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2022 की थीम क्या है डियर? तो ये है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया थीम है इसकी। क्या क्या है? शानदार रहो, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। ये इसका थीम रखा गया है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर। और इसी दिन आपको पता है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है डियर? तो इसका आयोजन भी 20 मार्च को किया जाता है। और गौरैया दिवस का जो इसका जो थीम रखा गया है वो क्या है? आई लव स्पैरो। क्या है इस बार का इसका जो थीम है? आई लव स्पैरो इसका थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए विश्व गौरैया दिवस 2022 का जो विषय है क्या है? तो वो है आई लव स्पैरो, इसका थीम रखा गया है। और पहली बार विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहली बार तो ये मनाया गया था 2010 में। 2010 में सबसे पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है डियर कि इस गौरैया को राजकीय पक्षी किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? गौरैया को राजकीय पक्षी किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? जल्दी से कमेंट में आप सारे लोग आंसर बताइएगा कि किसके द्वारा घोषित किया गया है गौरैया को राजकीय पक्षी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है डियर? तो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। कहाँ की है? तो पोलैंड की हैं कैरोलिना, और इन्होंने जीता है 2021 का मिस वर्ल्ड का खिताब। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाल ही में 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसका संस्करण कौन सा है? तो 35वां संस्करण है। इसका नाम क्या है? तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है डियर? तो इसका आयोजन किया जाता है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद है कहाँ पर? हरियाणा में है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? भारत में आप देखेंगे जितने भी खिलाड़ी हैं वो चाहे महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, ज़्यादातर खिलाड़ियों की संख्या आपको पंजाब और हरियाणा से मिलेगी। ठीक है, यानी ये दोनों राज्यों का योगदान खेल में सर्वाधिक है। और इसी हरियाणा के फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर हाल ही में किसने भारत की आर्कटिक नीति जारी की है? भारत की आर्कटिक नीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है मार्च 2022 में जितेंद्र सिंह के द्वारा। और जितेंद्र सिंह हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किससे डियर? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा आर्कटिक नीति जारी की गई है। और हाल ही में दूसरी भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया दोनों के बीच में जो सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया डियर 17 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। और आपसे अगर हम ये क्वेश्चन पूछें अभी हाल ही में कौन सा देश था जिसकी
कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया था, उसकी राजधानी के नाम का परिवर्तन कर दिया गया था, तो वो डियर कौन सा देश है? वो है इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, अब उसको जो है खतरा हो गया है समुद्र में डूबने का, जिसकी वजह से उसकी नई राजधानी बनाई गई है नुस्तारा। क्या नाम है इंडोनेशिया की? यहाँ पर हमारी नई राजधानी जो बनी है उसका नाम है नुस्तारा। और पहली राजधानी जो जकार्ता है वो क्यों हटाई गई है या क्यों उसको परिवर्तित किया गया? तो उसका रीजन है क्योंकि उसके बहुत ही जल्द समुद्र में डूबने का खतरा बना हुआ है। उसके अलावा जो पहला, अगर ये दूसरा आयोजन किया गया है जकार्ता में, तो पहला भी कहीं तो आयोजित किया गया होगा डियर। तो पहला भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता आयोजित किया गया था दिल्ली में। 2018 में इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, याद रखिएगा। फर्स्ट आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बाद यहाँ पर बीच में डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में 31वें घनश्याम दास, ये आपका घनश्याम दास है, क्या है? घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया? घनश्याम दास बिड़ला का ये संस्करण कौन सा है? तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, कौन सा संस्करण है डियर? 31वां संस्करण है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। उसके अलावा किसे चयनित किया गया है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मार्च 2022 में इसका जो है घोषणा की गई है, और ये मिला किसको है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है इस बार का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। 51वें प्रीतिजर पुरस्कार की अवार्ड की घोषणा भी की जा चुकी है, और ये किसे दिया गया है? 2022 में ये जीतने वाले पहले अफ्रीकी। और हमने आपको बताया है डियर, अगर करंट अफेयर में कहीं पर भी पहला वर्ड लग जाए तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर है किस अवार्ड को जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो पहले अफ्रीकी जो बने हैं, जो इन्होंने 51वां प्रीतिजर पुरस्कार जीता है, संस्करण इसका 51वां है, उनका नाम है डाइबेडो फ्रांसिस कैरे। हैं कहाँ के? बुर्किना फासो के हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आप कभी देखेंगे, अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट आप देखेंगे कभी डियर, तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आपको इस तरफ मिलता है बुर्किना फासो, एक देश है, छोटा सा बिल्कुल देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो आंसर हो जाएगा डाइबेडो फ्रांसिस कैरे। कहाँ से हैं? बुर्किना फासो से हैं। आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से एक दिवस है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस का सेलिब्रेट हम लोग किए हैं, और इसका जो थीम है इस बार का विश्व जल दिवस का, वो कौन सा है? तो विश्व जल दिवस का जो थीम है जो 22 मार्च को, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 22 मार्च को किसका आयोजन किया जाता है? तो विश्व जल दिवस का। और इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इस बार इसका थीम रखा गया है। और पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो सबसे पहली बार विश्व जल दिवस का जो आयोजन है डियर, ये किया गया था 1993 में, 1993 में सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ये सारे ऐसे आपके दिवस हैं जिनके थीम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो चाहे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स हो डियर, या फिर आपका गौरैया दिवस हो, या फिर आपका जल दिवस हो, इन सारे दिवस के थीम आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, भारत ने किस देश के साथ वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु समझौता किया है? यानी किसके साथ भारत ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये 24 मार्च 2022 को किया गया है समझौता ओमान के साथ में। किसके साथ में डियर? ओमान के साथ में। ओमान आप लोग अगर कभी मैप में देखेंगे तो अरेबियन कंट्रीज में आपको एक देश दिखता है छोटा सा, ओमान, उसी के साथ समझौता किया गया है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के द्वारा। और भारत का पहला साई अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भारत का जो पहला साई अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है डियर, इसकी स्थापना 24 मार्च 2022 को की गई है शिमला में। कहाँ पर? शिमला में इसका उद्घाटन किया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर हमारे आज के सेशन के, जो भी आपके एग्जाम के लिए बनते थे। होप शो आप सारे लोगों को सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप लोग
जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर आंसर आप लोग बताइएगा, हाउ वाज द सेशन। और आपकी जो घटना चक्र के द्वारा जो प्लेटफॉर्म पर इस समय जो पहल चलाई जा रही है वो आप सब लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे दोस्तों को, ये हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक घटना चक्र के इस सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। क्योंकि घटना चक्र एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, पूरे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एग्जाम के बारे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, हर प्रकार की सुविधाएं देता है। और उसकी सुविधाओं को और बड़े स्तर पर पाने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पर घटना चक्र का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो डियर फिर से मिलते हैं अगले सेशन में हम सभी लोग नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।